अगर आप अमेरिका आने के ख्वाहिशमंद हैं और अमेरिका लीगल तरीके से आना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अमेरिका आकर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका है E2 वीज़ा का या E2 स्टेटस का। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द नोमैड के एक और व्लॉग के साथ मैं हूं माजिद सिद्दीकी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अमेरिका आने के ख्वाहिशमंद हैं और अमेरिका लीगल तरीके से आना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अमेरिका आकर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका है E2 वीज़ा का या E2 स्टेटस का। अब ये E2 वीज़ा क्या है? ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वीज़ा है और इस वीज़ा के तहत आप जो हैं अमेरिका में अपना पैसा लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे आकर लीगली बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उस बिज़नेस के ज़रिए आप अमेरिका में रह सकते हैं लीगल तरीके से और अपनी फैमिली को यहाँ पे जो है साथ रख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये E2 जो है ये है क्या चीज़? एक्चुअली E2 जो है वो दो तरीक़ों से मिलता है। एक तो ये है कि एक को कहते हैं E2 स्टेटस और दूसरा है E2 वीज़ा। E2 स्टेटस ये है कि अगर आप अमेरिका किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर आते हैं अकेले या फैमिली के साथ और आकर यहाँ पर आपको लगता है कि अमेरिका में आपको मज़ीद रहना चाहिए और लीगल तरीके से रहना चाहिए, तो आप E2 के ज़रिए यानी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसे कहा जाता है E2 स्टेटस प्रोसेस। अच्छा, ये होता कैसे है? होता यूँ है कि आप यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस तलाश करते हैं या चलता हुआ बिज़नेस या अपना कोई बिज़नेस का एक आइडिया जनरेट करते हैं और उस बिज़नेस के आइडिया के तहत आप जो हैं कम से कम 50-60 हज़ार डॉलर आपके पास जेब में होने चाहिए। वैसे कानून में यहाँ अमेरिकी जो कानून है उसमें पैसे की कोई हद जो है इस हवाले से लिखी हुई नहीं है कि आपके पास एग्जैक्टली कितनी अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपने केस को मैच्योर करने के लिए 50 से 60 हज़ार डॉलर की आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप E2 स्टेटस के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि आप यहाँ पे सबसे पहले कोई बिज़नेस या तो आइडेंटिफाई करते हैं या अपने बिज़नेस का आइडिया जनरेट करते हैं। उसके बाद आप किसी अटॉर्नी को जो है वो अप्रोच करते हैं। वो अटॉर्नी जो है आपसे तकरीबन 8 से 10 हज़ार डॉलर के दरमियान आपसे जो है वो कमिटमेंट करता है। आप उसके साथ कमिटमेंट करते हैं कि 8 से 10 हज़ार डॉलर आप उससे देंगे और वो 8 हज़ार 10 हज़ार डॉलर जितना भी अमाउंट आप कमिटमेंट करते हैं वो आप जो है उनको किस्तों में देते हैं। तो अटॉर्नी करता ये है कि एक किसी प्रोफेशनल फर्म को हायर करके उससे आपके अगर आपका नया आइडिया है, आपका अपना आइडिया है बिज़नेस का, या आप कोई बिज़नेस ख़रीदने जा रहे हैं, इस्टेब्लिश बिज़नेस, चलता हुआ बिज़नेस, तो उसकी एक फ़िज़िबिलिटी एक जो है वो बनाता है और उस फ़िज़िबिलिटी के बुनियाद पर आपका केस जो है वो USCIS एक इदारा है अमेरिका में, उसमें जो है वो फ़ाइल कर देता है। अच्छा, अब जो है बात यह है कि जो फिजिबिलिटी जो आपकी जो बनती है उसमें ये बात बहरहाल साबित करना ज़रूरी है कि आप इस नए बिज़नेस के ज़रिए या आप जो चलते हुए बिज़नेस के ज़रिए जो आप ख़रीदने जा रहे हैं उसके ज़रिए आप कम से कम 4,000 डॉलर माहाना जो है वो कमाएंगे। यानी अमेरिका में मिनिमम जो वेज जो है जिसके ज़रिए आप यहाँ पे अपनी और अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव करते हैं, वो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक फ़िगर एक रखी हुई है कि जी कम से कम 21 से 2300 डॉलर आपके पास होने चाहिए। लेकिन जब आप USCIS में जब प्रोसेस करने जाते हैं तो मैंने खुद एक अटॉर्नी से बात की थी और उस अटॉर्नी ने बताया था कि कम से कम अगर आपके पास आपका बिज़नेस जो भी है, नया शुरू करने वाला या चलता हुआ बिज़नेस, अगर वो आप
$4,000 के करीब करीब तमाम अखराजात निकाल के, यानी किराया, गाड़ी का ख़र्चा, एम्प्लॉइज़ का ख़र्चा, सब कुछ, बिजली वगैरह, यूटिलिटीज़ निकाल के अगर $4,000 वो बना लेता है तो वो जो है एक तरह से एलिजिबल हो जाता है। अब ये E2 वीज़ा आप जब अपने वकील के ज़रिए, माफ़ कीजिएगा, E2 स्टेटस जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी मियाद जो है इनिशियली वो 2 साल की होती है। हर 2 साल के बाद आपको दोबारा अप्रोच करना पड़ता है USCIS को, और USCIS आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम, यानी अगर आपका चलता हुआ बिज़नेस है और आप प्रूफ कर जाते हैं कि जी आप उतने पैसे कमा रहे हैं कि जितने आपकी फैमिली या आप खुद सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो आपको अब फिर रिन्यू करते जाते हैं। लेकिन इसमें एक जो ख़ास बात बताने वाली है वो ये है, बल्कि 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि E2 स्टेटस जब आप अमेरिका में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप जो है खुद, आप यानी अगर फ़र्ज़ करें आप घर में 3 अफराद हैं, आप, आपका बच्चा और आपकी वाइफ, या आपके 2-3 बच्चे हैं, तो अगर ये आप अपने नाम पे E2 स्टेटस अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अब ग्रीन कार्ड नहीं होगा। आपके बच्चों का आगे चल के हो सकता है, आपकी बीवी का हो सकता है, लेकिन आपका जो है वो ग्रीन कार्ड नहीं हो सकता। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप E2 स्टेटस पे अपने होम कंट्री पे आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान से आए हैं या आप किसी और मुल्क से आए हैं और यहाँ आकर आपने अपना पैसा यहाँ पे लीगली ट्रांसफ़र करके वायर के ज़रिए, आपने वकील के ज़रिए USCIS में केस डाल के अपना E2 स्टेटस अप्रूव करवा लिया और अब जनाब आपका बिज़नेस भी चल पड़ा। लेकिन आप जितना अरसा भी अब रहेंगे, आप अपने मुल्क जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप E2 स्टेटस पे अपने मुल्क ट्रैवल करेंगे तो उसको एक रिस्की ट्रैवल कहा जाएगा, चूँकि जब वापस आने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो हो सकता है कि जो किसी एयरपोर्ट पे रोका जाए और आपसे पूछा जाए कि आप दोबारा क्यों आए हैं। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो E2 स्टेटस से रिलेटेड हैं कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, तो आप यहाँ आकर अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, USCIS एक इदारा है, उसमें अटॉर्नी के ज़रिए बिज़नेस नया या चलता हुआ बिज़नेस बाय करने के बाद आप E2 स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो आपको 2 साल तक रहने का मौका दिया जाएगा, और अगर आप अपना बिज़नेस जारी रखेंगे सक्सेसफुली तो ये वीज़ा, ये स्टेटस जो है वो रिन्यू होता जाएगा। लेकिन इस पे आपको जो अप्लाई कर रहा है उसको ना तो ग्रीन कार्ड मिलेगा और ना ही उसको जो है वो अपने मुल्क ट्रैवल करने की एक तरह से इजाज़त होगी। अच्छा, अब ये E2 वीज़ा क्या है? E2 वीज़ा जो है आप अपने होम कंट्री में अप्लाई करते हैं और ये भी एक तरह का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ही कहलाएगा। यानी आप अपने मुल्क में पैसे की एविडेंस के साथ आप एक नॉर्मल एक फॉर्म भर के आप अप्लाई करेंगे, जो लोकल आपकी कॉन्सुलेट है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर आप अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका प्रूफ लेकर आप वहाँ पे जाएंगे। वीज़ा काउंसलर आपसे इंटरव्यू लेगा, आप ये प्रूफ करेंगे कि जी आपने एक नया आइडिया बिज़नेस का निकाला है या आपने एक बिज़नेस देख लिया है। अगर देख लिया है तो उसकी आप करस्पॉन्डेंस शो करेंगे और उसके बाद जो है आप, वीज़ा काउंसलर की मर्ज़ी है कि वो आपके केस को अप्रूव करता है या नहीं। अगर ये वीज़ा काउंसलर आपका वीज़ा केस जो है अप्रूव कर देता है तो ये E2 वीज़ा जो होगा इसके ज़रिए आप अमेरिका खुद, या अगर आपने अपनी फैमिली के साथ अप्लाई किया है तो आप जो है वो अमेरिका लैंड कर जाएंगे और आप अपना बिज़नेस करना शुरू कर देंगे। इसमें भी आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसमें एक सहूलत यह है जो कि E2 स्टेटस में नहीं है, और वो ये कि आप E2 वीज़ा के ज़रिए अपने होम कंट्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ये था E2 स्टेटस और E2 वीज़ा में फ़र्क, यानी मैं चंद अल्फाज में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आप E2 स्टेटस अप्लाई करेंगे USCIS के ज़रिए तो आपको अप्रूव होने के बाद आप अपना यहाँ लीगली बिज़नेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, आप इस तरह के पार्क्स में आ सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन आप जो है ख़ुद जो अप्लाई करने वाला फ़र्द है वो जो है ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो है
اس E2 اسٹیٹس کے ذریعے اگر اپنے ہوم کنٹری ٹریول کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو یہ ایٹ رسک ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے کیا اور بہت سارے لوگوں کو پھر واپسی میں بڑی مشکلات ہوئی یا ان کی واپسی ممکن ہی نہیں ہو پائی۔ تو یہ E2 اسٹیٹس ہے۔ E2 ویزا آپ اپنے ذرا سیف ہے ایک طرح سے، کہ آپ اپنے ملک میں اپنی جو کونسلیٹ ہے اس کو اپروچ کریں گے، اپنے فنڈز کا جو ہے وہ ایویڈنس لے کر جائیں گے۔ آپ نے جو اگر بزنس کوئی دیکھا ہوا ہے امریکہ میں کسی کے ذریعے، تو اس کرسپونڈنس کو اور اس پورے فیزیبلٹی کو آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے لے کر جائیں گے وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر ویزا کاؤنسلر کی، جیسا کہ عام رواجی طور پہ ہوتا ہے ہر ویزا کے اپلیکیشن پہ، E2 ویزا کے علاوہ بھی جتنے جو ویزا کیٹیگریز ہیں اس میں بہرحال یہ ایک پروریگیٹو ہے ایک ویزا کاؤنسلر کا، کہ وہ آپ کو آپ کا کیس جو ہے وہ اپروو کرتا ہے، آپ کو ویزا گرانٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتا ہے تو آپ خوشی خوشی امریکہ اپنا پیسہ لے کر وائر کے ذریعے لیگلی ٹرانسفر کر کے یہاں پہ آپ اتر سکتے ہیں، اپنا گھر بائی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو یہاں پہ جو ہے وہ آسانی سے آپ یہاں پہ جو ہے رہائش دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب E2 ویزا اور E2 اسٹیٹس کا فرق، اور آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ باقی جو طریقہ کار ہیں، میں خود کوئی ویزا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کلیئر کر دوں، میں خود کوئی ویزا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور کافی سارا مواد پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آدھ بار میں نے کسی اٹارنی سے بھی ان حوالوں سے بات چیت کی ہے۔ تو جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ آپ E2 ویزا پر یہاں یا E2 اسٹیٹس پہ آ کے لیگلی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہے تو رسمی طور پہ ایک اور آپ کو گزارش کہ میرا جو ہے وہ یوٹیوب چینل لائک کریں، اور آنے والے دنوں میں جو باقی ذرائع ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا جو ہے ورک ویزا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں انفارمیشن گیدر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف میرے ولاگ پر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، صرف میرے ولاگ پر آپ جو ہے وہ تکیہ نہیں کریں گے۔ آپ یوٹیوب کو چھانیں گے، گوگل بھی دیکھیں گے، اور میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے اس کو بھی آپ ڈبل چیک کریں گے۔ لیکن یہ میں کانفیڈنس کے ساتھ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، یہ اس میں شاید تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، لیکن یہ ایکچولی انفارمیشن کافی حد تک درست ہے، اور آپ کو آگے کی جو اسٹیپ ہے، یعنی آگے کی جو لیول ہے اس پر آپ کو لے کر جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آنے والے دنوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو مزید بھی ان حوالوں سے انفارمیشن دیتا رہوں گا، تو جڑے رہیے اور میرا بلاگ دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔